हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने कल जो टॉपिक लिया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसका रेस पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कल मैंने कॉजेज बताया था रशियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, लेकिन दोनों का जो कॉन्सिक्वेंसेज है उस पर डिस्कशन नहीं किया था। आज हम सीक्वेंस वाइज पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कॉन्सिक्वेंसेज बताएंगे, फिर रशियन रिवॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास। पहले आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रभावों को आप समझें। सबसे पहली बात है कि औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव थे वो काफी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में यूरोपीय कंट्रीज को प्रभावित किया, स्पेशली ब्रिटेन को, ग्रेट ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन के बारे में ऐसा माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद नए वर्ग, नई इच्छाएं और नई आकांक्षाएं और नए सामाजिक आर्थिक समस्याएं सबका उत्पत्ति हुआ। तो दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के जितने सकारात्मक परिणाम हुए उतने ही कुछ नकारात्मक, सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स वेयर आल्सो इमर्ज इन दैट पीरियड। इस समय काल में कुछ नकारात्मक पहलू भी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उत्पन्न हुए और जिनके निवारण के लिए, जिनके निदान के लिए कैपिटलिस्ट व्यू के विरोध में, यानी पूंजीवादी मत के विरोध में नई विचारधाराओं का उदय हुआ। और उसी में एक इंपॉर्टेंट विचारधारा है जिसको हम कहते हैं सोशलिज्म, समाजवाद। ठीक है, तो आते हैं इस औद्योगिक क्रांति के परिणामों पर, प्रभावों पर। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि औद्योगिक क्रांति ने जीवन पर प्रभाव डाला और मानव जीवन के प्रभाव में, खासकर ब्रिटेन में, इसने मानव जीवन के करीब करीब हर पहलू को इसने टच किया, स्पर्श किया, छुआ। और मानव जीवन का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक हर क्षेत्र प्रभावित हुआ। और प्रसिद्ध इतिहासकार विला ड्यूरा ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि मानव जीवन में दो महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई। पहली क्रांति थी जब पूरा पाषाण युग की समाप्ति के पश्चात मानव ने शिकार वाली जो खाद्य संग्रहण व्यवस्था थी, फूड गैदरिंग सिस्टम जो था हंटिंग कल्चर के समय में, उसको छोड़कर जब मानव कल्टीवेशन करने लगा, यानी फसल उगाने लगा, कृषि करने लगा, ये पहली क्रांति जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांति थी मानव जीवन को परिवर्तित करने में। और फिर दूसरी क्रांति विला ड्यूरा ने बताया है जब मनुष्य ने कृषि से ज्यादा, यानी एग्रीकल्चर से ज्यादा उद्योग और व्यवसाय को प्रधानता दी, या उसका रुख उद्योग या व्यवसाय करने की तरफ जब चल पड़ा, तो ये दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांति। इसी संदर्भ में ये जो उद्योग और औद्योगिक विकास जो है उसने कुछ ऐसे सामाजिक तत्व उत्पन्न किए जिन्होंने वैश्विक विकास को एक नई गति प्रदान की और लोगों के सोचने का ढंग, उनका नजरिया कुछ दूसरी तरफ, दूसरी दिशा में परिवर्तित हुआ। और इसने सर्वव्यापक रूप से, यूनिवर्सली, पूरे मानव कल्चर को, मानव सभ्यता को इसने प्रभावित किया। अब डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक के पहले ये सब बातें बहुत जरूरी थी और ये जानना है। दूसरी बात, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है आपको कि इन जैसे टॉपिकों में, जो टॉपिक्स हैं जैसे रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पुनर्जागरण, प्रबोधन या अमेरिकी क्रांति, जो मान्य, जो प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट्स हैं, कारण हो या प्रभाव हो किसी भी मुद्दे पे, इसमें कभी भी अपना अभिनववादी पॉइंट्स या नजरिया या विचारधारा नहीं ऐड करना चाहिए, बल्कि जो भी बताया जा रहा है आपको वो विद्वानों द्वारा बताया गया है और ये प्रमाणिक है, ये स्वीकार्य है। तो कभी भी यूपीएससी के आंसर राइटिंग में इनोवेटिव
थॉट, कभी भी अपना विचार, अपने पॉइंट्स नहीं ऐड करने चाहिए, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो मान्यता प्राप्त है, उसी को लिखिए, तभी आपका नंबर, मार्क्स, अंक आएंगे। दूसरी बात कि जब आपको उस प्रश्न को ट्विस्ट करके पूछा जाए और वर्तमान समाज से या करंट सिनेरियो से जोड़कर पूछा जाए, उसमें आपका इनोवेटिव आइडियाज काम करेगा और वैसा आपको लिखना भी चाहिए। लेकिन जो स्थायी तौर पे जो मान्य विचारधाराएं हैं इतिहास के टॉपिक में, उन्हीं विचारधाराओं के इर्द गिर्द रह के आपको लेखन करना चाहिए और आंसर राइटिंग करना चाहिए, और वही आंसर संतुलित आंसर होता है। तो कभी भी अपना नजरिया, अपना पॉइंट्स इसमें ऐड ना करें। तो अभी हम आते हैं औद्योगिक क्रांति के परिणामों पर। अच्छा, अच्छी आपकी समझदारी तब होगी जब आप पूरे परिणामों को, कॉन्सिक्वेंसेस को कैटेगराइज कर लें, वर्गीकृत कर लें, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो जो परिणाम हुए उनका आप समझ लें और उसका अध्ययन कर लें। और कभी भी किसी भी टॉपिक पर ट्विस्ट जो क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री हो या साइकोलॉजी हो या पॉलिटी हो, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि आपने टॉपिक को समझा है कि नहीं। इसलिए कभी भी रट्टा लगाने या सर्टेन पॉइंट रट के उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि टॉपिक को समझ लीजिए, और समझने के बाद जब आपका कॉन्सेप्ट, धारणा क्लियर हो जाए, उसी को आप आंसर राइटिंग कीजिए और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक तथ्यों का, तथ्यों मतलब फैक्ट नहीं, कारणों का, जो पॉइंट्स होते हैं, अधिक से अधिक पॉइंट्स को कम शब्दों में डालें, जिससे आंसर जो आपका होगा वो इफेक्टिव आंसर होगा और एग्जामिनर अंक देने के लिए बाध्य होंगे। तो आइए आप औद्योगिक क्रांति के परिणामों को, इसको पहले बांट लेते हैं हम। पहला पहला तो आप इसमें आपको लिखते हैं हम पहले, कॉन्सिक्वेंसेस। पहला है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, और तीसरा है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, और फोर्थ में है आइडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, वैचारिक प्रभाव। इसको एक एक करके समझते हैं। पहला देखिए, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक परिणाम क्या रहे, इस पर विचार हम करते हैं। सबसे पहले, इस औद्योगिक क्रांति ने कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थे ब्रिटेन में, उसको एक तरह से डिक्लाइन कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था कि वहां पे हर घर में मजदूर स्वतंत्रता से, लेबर लेबर जो थे स्वतंत्रता से जो चाहते थे उत्पादन करते थे, और उस समय ज्वाइंट फैमिली का भी कॉन्सेप्ट था, और हर आदमी स्वतंत्र था छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना में और उसके उत्पादन करने। ठीक है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इंग्लैंड में कोई भी व्यक्ति स्थापित करके उससे उत्पादन, प्रोडक्शन करता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति के समय में जब मशीनों का आविष्कार हो गए और सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया,
तो बहुत बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन का काम होने लगा और इसके लिए घरेलू जगह नहीं बल्कि कारखाना प्रणाली, फैक्ट्री सिस्टम को लाया गया और इस कारखाने में बहुत बृहत स्तर पर उत्पादन का कार्य होने लगा। और इस समय अगर आप डेटा देखेंगे तो कच्चा लोहा, कोयला, कपास बहुत अधिक मात्रा में 8 गुना, 37 गुना, मतलब 8 टाइम्स, 37 टाइम्स इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया और बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा उत्पादन इतना ज्यादा होने लगा कि मोर एंड मोर प्रोडक्शन। और इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन जो था वो तुरंत ही बहुत अधिक धनी देश के तौर पे, रिच कंट्री के तौर पे स्थापित हो गया और 1815 तक आते-आते, कल मैंने बताया था क्लास में कि औद्योगिक क्रांति का जो पूरा पीरियड है 1750 से लेके 1850 का 100 सालों का माना जाता है, लेकिन 1760 से जो प्रक्रिया शुरू हुई इस क्रांति की, उसके लाभ 1810 और 1815 तक दिखाई पड़ने लगे थे। 1810 से 15 के बीच दिखाई पड़ने लगे थे और 1815 में ब्रिटेन की गणना, मतलब ब्रिटेन का को काउंट किया जाने लगा वर्ल्ड के बैंकर के तौर पे, ठीक है। कहा गया कि विश्व का बैंकर है ब्रिटेन, ठीक है, और विश्व का सप्लायर है, सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इतना ज्यादा इसका उत्पादन होने लगा और उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ा कि समृद्धि देश में आ गई। लेकिन ये जो समृद्धि आई उसका एक, वो किसके मूल्य पे आई? छोटे छोटे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज के मुद्दे पे आई। क्यों आई? क्योंकि इनको हटाया गया और बड़े स्तर पर उत्पादन किया गया। और ऐसे भी बृहद स्तर पर, लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, तो जो छोटे कारीगर होंगे, स्वतंत्र कारीगर होंगे, उस कॉम्पिटिटिवनेस में, प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने स्वयं भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। दूसरा परिणाम इसका आर्थिक हुआ। इसी समय औद्योगिक क्रांति से जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि बड़े-बड़े फार्म हाउसेस की स्थापना ब्रिटेन में हो रही थी, यानी खेतों की बाड़ाबंदी हो रहा था, बैरिकेडिंग हो रही थी और छोटे-छोटे बिखरे हुए खेतों के स्थान पर बड़े-बड़े फार्म्स बन रहे थे। इसका एक दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम तो बहुत सुखद रहा कि बहुत अधिक मात्रा में कृषि उत्पादन हुआ, ठीक है ना? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में हुआ, सबको भोजन मिलने लगा और सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी बन गई। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम क्या हुआ कि जो मार्जिनल फार्मर्स कहलाते हैं, सीमांत कृषक कहलाते हैं, स्मॉल कृषक जो कहलाते हैं, छोटे किसान जो होते हैं, वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि उनके पास खेत बहुत कम थे और वो इस व्यवस्था को छोड़कर और शहरों की ओर माइग्रेशन करने लगे, माइग्रेट कर गए, पलायन कर गए और कारखानों में ये काम करने के लिए विवश हो। यही वह समय है जब ब्रिटेन में बड़े-बड़े शहरों का विकास हुआ, जिसका नाम आज भी आप जानते हैं, जैसे मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स। औद्योगिक केंद्रों के आसपास रहने वाले पर्सनल, मतलब कार्मिकों के लिए कार्मिक वहां रहने लगे और वहां पे धीरे-धीरे बड़े-बड़े शहरों का विकास हुआ। और एक डेटा बताता है कि 1700 एडी में ब्रिटेन में शहरों में रहने वाले लोग सिर्फ 20%, 20% थे। लेकिन आगे जब डेटा कलेक्ट किया गया 1900 में शहरों में, सॉरी सॉरी, 1700 में ब्रिटेन में गांव में रहने वाले लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया तो 77% लोग गांव में रहते थे ब्रिटेन में 1700। लेकिन जैसे ही 1900 में, 1900 में जब डेटा कलेक्ट किया गया तो जो डेटा उभर के आया बहुत चौंकाने वाला आया और वो सिर्फ 20% लोग गांव में रहने का डेटा आया। यानी कहा 77% 1700 में और 1900 में 20% आया। यानी अब इस क्रांति के बाद 80% लोग जो थे वो शहरों की ओर रुख कर गए और उनका रेजिडेंस शहर हो गया। इससे एक बहुत बड़ा चेंज क्या हुआ कि ब्रिटिश इकोनॉमी का आधार जो है, वो बेस जो है,
वो शहर हो गए, यानी ब्रिटिश इकोनॉमी वाज अर्बनाइज्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था नगरीकृत हो गई। पहले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का के आधार गांव थे, लेकिन अब गांव नहीं रह गए, बल्कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आधार शहर हो। ये अलग बात है कि शहरों में रहने से बाद में सोशल कॉजेस के तौर पे, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे कुछ नई समस्याएं उभरी, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। सामाजिक कैटेगरी जो मैंने लिखा है, सोशल कैटेगरी। एक और बात, ब्रिटिश इकोनॉमी का आधार जब अर्बनाइज्ड हो गया, यानी नगरीकृत हो गया, शहर हो गए, उसके बाद एक और बात है कि इसी आर्थिक पक्ष में एक इंपॉर्टेंट बात है कि बृहत स्तर पे उत्पादन, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन जो हो रहा था, उसके बाद एक्सचेंज पर कोई कंट्रोलिंग नहीं था, यानी असमान वितरण था, और साथ साथ मोनोपोली था, एकाधिकारवादी बातें भी थी इस क्रांति के दौरान। तो इसका एक दुष्परिणाम मानिए कि क्या हुआ कि उत्पादक यानी प्रोड्यूसर और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के बीच जो डायरेक्ट रिलेशन था, प्रत्यक्ष संबंध जो था, वो समाप्त हो। और जब आप उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो जाएगा, इससे क्या होगा कि व्यापार चक्र, जिसको रिसेशन, जिसको मंदी कहा जाता है, उसकी पुनरावृत्ति होने लगेगी। क्योंकि उसके बाद हम हर 10 साल पे देख रहे हैं ब्रिटेन में या यूरोपीय देशों में, जिन जिन जगह पे पूंजीवादी व्यवस्था थी, जहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां पे लगातार मंदियों का दौर रहा है। 1825, 1837, 1847, 1857, इसने पूंजीवादी व्यवस्था के कमजोर पहलू को उजागर किया, यानी ये वीक पॉइंट ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के कमजोर पहलू को इसने उजागर किया। यदि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के बीच डायरेक्ट संबंध जो था वो बरकरार रहता, तो ऐसी नौबत नहीं आती। तीसरी बात, औद्योगिक क्रांति के कारण, सॉरी, औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई और पूंजी की उपलब्धता के कारण ये क्रांति संभव हो पाई, क्योंकि बगैर पूंजी के इस कॉम्पिटिटिवनेस वाले माहौल में कोई टिक नहीं पाता। इसके लिए पूंजी की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि पहली बार औद्योगिक क्रांति के समय ही इंग्लैंड में पूंजी थी, इसके पहले भी पूंजी थी। मध्यकाल से जो विकास की प्रक्रिया और नए युग में, आधुनिक युग में प्रवेश का जो सिलसिला जारी था, तो पूंजी अब ब्रिटेन में पहले भी थी। ऐसा नहीं कि क्रांति के समय ही पूंजी थी, लेकिन दोनों में अंतर है। क्रांति से पहले की पूंजी जो थी वो व्यापारिक पूंजी, लेकिन क्रांति के समय की जो पूंजी थी वो औद्योगिक पूंजी। दोनों पूंजी में अंतर है। व्यापारिक पूंजी का प्रयोग व्यापारिक विकास, आर्थिक समृद्धि के लिए किया गया, और उससे कोई सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटेन में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन क्रांति, औद्योगिक क्रांति के समय का जो औद्योगिक पूंजीवाद था, इसने ब्रिटेन के सामाजिक आर्थिक संरचना को गहरे तौर पे प्रभावित किया। दोनों में यही अंतर है। ऐसा नहीं कि पूंजी पहले नहीं था, पूंजी पहले था, लेकिन उस पूंजी का स्वरूप, नेचर व्यापारिक पूंजीवाद था। लेकिन उसके बाद जो क्रांति के समय पूंजी आई, उस पूंजी का स्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद था। व्यापारिक पूंजीवाद ने सामाजिक आर्थिक संरचना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला, लेकिन औद्योगिक पूंजीवाद ने ब्रिटेन की सामाजिक आर्थिक संरचना, सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पर प्रभाव डाला। और माहौल आर्थिक क्षेत्र में ऐसा हो गया था औद्योगिक क्रांति के समय में, इसमें कोई व्यक्ति चाहे वो लाख इंटरप्रेन्योरशिप रखता हो, उद्यमशीलता रखता हो, वही टिकता जिसके पास पूंजी रहती। बिना पूंजी के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में टिकना मुश्किल था। और यही वह समय है जब आर्थिक क्षेत्र में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज
या निगमों का भी अस्तित्व संभव हो पाया, एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्कंध कंपनियां जिनको कहा जाता है, क्योंकि लोगों को ग्रो करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने बताया है यदि पूंजी नहीं था किसी के पास तो वो टिक नहीं पाता। तो आर्थिक प्रभाव को मैंने ऐसे क्रमवाइज डिस्कस किया। पहला फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। पहला आर्थिक प्रभाव हुआ मोर एंड मोर प्रोडक्शन, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन बहुत ज्यादा रीच हो गया और इसकी गणना 1815 तक, इसका काउंट 1815 तक बैंकर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, माना जाने लगा कि ब्रिटेन एक हब है। ये स्थिति आने के लिए वहां का जो परंपरागत ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज था, घरेलू इंडस्ट्रीज था, इसका डिक्लाइन हुआ और इसके जो अनएम्प्लॉयड वर्कर थे, मजदूर थे, लेबर थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए और ये शहरों की ओर माइग्रेशन करने के लिए विवश हो गए। दूसरी बात, ब्रिटेन में जो कृषि संबंधी सुधार, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो रहे थे, जैसे बैरिकेडिंग खेत की होती थी, बड़े बड़े फार्म हाउस की स्थापना हो रही थी, उसके कारण भी जो किसान, मार्जिनल किसान, मतलब फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हुए, क्योंकि थोड़े से खेत और छोटे खेत को लेकर वो क्या करते, उन्होंने भी माइग्रेट किया शहरों में और औद्योगिक केंद्रों के नजदीकी बड़े बड़े शहरों का विकास शुरू हो गया, जैसे लिवरपूल, मैनचेस्टर, लीड्स। और ये एक मेजर चेंज था, एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि अभी तक ब्रिटेन के इकोनॉमी का आधार गांव थे, विलेजेस आर द बेस ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। लेकिन अब पूरा ब्रिटिश इकोनॉमी अर्बनाइज्ड हो गया, नगरीकृत हो गया, यानी अब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के आधार नगर हो। दूसरी बात, यही वह काल है जब मोर एंड मोर प्रोडक्शन और नो रिस्ट्रिक्शन और एक्सचेंज, मतलब विनिमय पर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था और मोनोपोली था, यानी अधिक से अधिक उत्पादन, ज्यादा उत्पादन, असमान वितरण, ठीक ना, मतलब माने कहने का मतलब असमान वितरण। और तीसरा चीज, एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, सॉरी, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का जो प्रत्यक्ष संबंध था वो समाप्त हो गया। और जब प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो जाएगा तो उत्पादन असंतुलन की स्थिति में आ जाएगा, इम्बैलेंस की स्थिति में आ जाएगा। और यही कारण है कि इस समय के बाद हमेशा रिसेशन या मंदियों का दौर आते रहा। दूसरी बात, ये जो पूंजी थी ब्रिटेन में उपलब्ध थी वो इंडस्ट्रियल कैपिटल था और पहले वाली कमर्शियल कैपिटल थी। पहला वाला क्रांति से पहले व्यापारिक पूंजीवाद था, लेकिन अब औद्योगिक पूंजीवाद। व्यापारिक पूंजीवाद ने ब्रिटेन की सामाजिक आर्थिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं डाला, लेकिन औद्योगिक पूंजीवाद ने ब्रिटेन की सामाजिक आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला और इतना प्रतिस्पर्धा हो गया था कि ब्रिटेन में वही टिक पाता जिसके पास पूंजी होती। और यही कारण है कि इस दौर में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, संयुक्त स्कंध कंपनियां और बड़े बड़े निगमों का अस्तित्व स्थापित। तो यहां तक आप इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, आर्थिक प्रभाव को अच्छे से समझ गए होंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, सामाजिक प्रभाव। ये जो सामाजिक प्रभाव है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने कुछ ऐसे परिणाम उत्पन्न किए जिसके कारण कुछ नई नई आइडियोलॉजी, नई नई विचारधाराएं, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में आपको ये पता होगा इस क्रांति के बाद समाज में नए नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। नए नए सामाजिक वर्ग उदित हुए तो नई नई सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी।
लेकिन जो ज्यादा थ्रस्ट है इस मेरा इस क्रांति के बाद दो नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। एक को कहते हैं पूंजीपति वर्ग और दूसरे को कहते हैं श्रमिक वर्ग। ऐसा नहीं कि यही दो वर्ग थे, स्त्रियां थे, यूथ क्लास थे, लेकिन इन दो वर्गों का जो आपसी क्लैश, अंतर विरोध बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निर्वाह करता है आगे के घटनाक्रम। सबसे पहले सामाजिक संबंधों में जो परंपरागत आधार थे, जो ट्रेडिशनल बेस था, जो फीलिंग्स थी, वो समाप्त हो। कैसे? औद्योगिक क्रांति के बाद धन यानी पैसा, पूंजी इतना इंपॉर्टेंट रोल रखा कि अब एक तरह से कहा जा सकता है कि नगद अंतर्बंधन, कैश नेक्सस वर्गों के बीच स्थापित हो गई। जैसे कि क्रांति के बाद, जो क्रांति से पहले ब्रिटेन में परंपरागत या रेशियल या इमोशनल संबंधों का जो आधार था वो धूमिल हो गया। हर व्यक्ति का सिर्फ आर्थिक संबंध नहीं होता है किसी से, बल्कि इमोशनल भी संबंध होता है, रेशियल भी संबंध होता है, कल्चरली भी आदमी संबंधित होता है। ठीक है, हमारा कोई ब्रिटेन में मिल जाए अगर, या न्यूयॉर्क में अगर हम गए वहां मिल जाए कोई भारतीय, हम भारतीय हैं, कोई दूसरा भारतीय मिल जाए, तो उससे हमारा आर्थिक संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि हम एक संस्कृति के, एक देश के निवासी हैं, तो स्वाभाविक सा है कि हम इंटरेक्शन करना चाहें। ये कॉमन, मतलब ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो यही समझा रहे हैं हम आपको कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज में जो संबंधों का आधार था वो बिल्कुल बदल गया। व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध, जिसको इम्पर्सनल कहते हैं, निर्वैयक्तिक, और इसे अर्थ सापेक्ष कहा गया। यानी आपका और मेरा संबंध आर्थिक आधार पर निर्धारित, इसको कहते हैं आज की भाषा में प्रोफेशनल रिलेशन। ये क्रांति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। पहले ब्रिटेन में भावनात्मक, जातीय, सांस्कृतिक भावनाएं संबंधों का आधार होती थी, लेकिन ये सब धूमिल हो। समाज में एक बड़ा परिवर्तन यही हुआ कि जो औद्योगिक उत्पादन हुआ उसने समाज में दो नए वर्गों का सृजन किया। एक पूंजीपति वर्ग यानी कि कारखाना का मालिक वर्ग, और दूसरा श्रमिक वर्ग। ठीक है, इन दोनों में अंतर विरोध का आधार भी आर्थिक था। ऐसा क्यों था? आधार आर्थिक था। श्रमिक अधिक से अधिक लाभ पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ हस्तगत करना चाहते थे, एक्वायर करना चाहते थे, जबकि श्रमिक अपने किए हुए श्रम का अधिक से अधिक प्रतिदान चाहते थे। और यही क्लैश का आधार था। मालिक बिल्कुल पूंजीवादी सिद्धांतों से प्रभावित थे और अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते थे। श्रमिक का कहना था कि हमारे कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन, छुट्टियां, सब कुछ हमने सेक्रीफाइस किया और फिर भी हमारा पारिश्रमिक जो है, हमारा जो वेतन है, वो मतलब बहुत लोअर है, बहुत नीचे। ठीक है, और सामाजिक संबंधों का ही एक और पहलू था कि पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले, कारखाना के मालिक यानी कोई भी आदमी हो, जो एम्प्लॉयर हो, जो लोगों को रोजगार देता हो, और एम्प्लॉय हो, इसके बीच भी संबंध जो था इंडिविजुअल संबंध था। हर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर जानता था, यानी जो नौकरी देता था वो अपने कर्मचारी को जानता था, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध था, कई बार इंटरेक्शन होता था, साथ बैठता था, खाना खाता था। लेकिन अब क्रांति के बाद ये व्यक्तिगत संबंध भी समाप्त हो गए। और ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि कई बार तो कारखाना के मालिक ठीक से पहचान भी नहीं पाते थे कि उनके कारखाने में कौन कौन व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, और नगद अंतर्बंधन, जिसको मैंने पीछे वाले पॉइंट में भी बताया, कैश नेक्सस की स्थापना हो गई समाज में। नगद
लेन देन ही आधार हो गया संबंधों का, और व्यक्ति के निजी जीवन या उसकी परेशानियों के बारे में जानकर भी मालिक इंटरेस्ट नहीं लेते। ये अमानवीय दृष्टिकोण था, क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों के श्रम की कमाई तुम खा रहे हो, उन्हीं के किए हुए योगदान के कारण तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, और तुम उन पर ध्यान भी नहीं देते। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत फैक्ट्रियों में जो श्रमिकों से काम लिया गया वो बिल्कुल ही अनहाइजेनिक कंडीशन में काम लिया गया, और छोटे बच्चों और स्त्रियों से भी काम लिया गया। एक मजदूर के काम का समय 14 से 16 घंटे होता था, और हफ्ते में एक दिन भी अवकाश नहीं दिया जाता था। उसके अलावा जहां वो काम करते थे वो अनहाइजेनिक, अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में काम करने के लिए विवश होते थे। 1833 में 1833 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि मजदूरों की खराब स्वास्थ्य दशा का कारण उनका अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करना, और इस दशा, ये जो दशा थी वो बहुत ही बुरी थी, और ये औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम माना जाता है। कारण औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम इसलिए माना जाता है, इससे क्या हुआ कि मजदूर घोर उपेक्षा का शिकार हो गए, और मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई, और कई मजदूरों ने तो दम तोड़ दिया, क्योंकि उतना काम करने के बाद उनका स्वास्थ्य का कंडीशन खराब हो गया, और यथेष्ट मात्रा में उनको भोजन या पोषक तत्व भी नहीं मिलता। छोटे बच्चों से भी 12-14 घंटे काम लिया जाता था, स्त्रियों से भी काम लिया जाता था, और अक्सर मिल मालिक छोटे बच्चों और स्त्रियों को ही नियुक्त करने में रुचि दर्शाते थे, क्योंकि उनको मजदूरी इन श्रमिकों से भी कम देना पड़ता। ये बहुत घोर सामाजिक त्रासदी का विषय है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं किए बल्कि बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी किए, जो आगे चलकर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट किया बाद में पूंजीवाद और समाजवाद। सामाजिक रूप से और क्या परिणाम हुआ? सामाजिक रूप से एक परिणाम यह हुआ कि ये जो सामाजिक तौर पे पहले से स्थापित स्थिति थी, जिसमें कुलीन, पादरी, इनका प्रोमिनेंस था, इनकी प्रमुखता थी, महत्वपूर्ण ये थे, अब इनका वैल्यू कुछ कम होने लगा। क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल से बता दें कि पुनर्जागरण ने मध्य वर्गीय मूल्यों को सिर्फ स्थापित किया था, व्यवहारिक क्रियान्विति, ठीक है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने पहली बार मध्यम वर्गीय लोगों को वैल्यू प्रदान किया। इस काल में शिल्पियों का वैल्यू बढ़ा, प्रबंधकों का, मैनेजर्स का बढ़ा, और जो अच्छे से काम करने वाले हस्त कौशल से युक्त श्रमिक होते थे उनका महत्व बढ़ा। यानी पुनर्जागरण ने मध्यम वर्गीय मूल्यों की सिर्फ स्थापना की थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने मध्यम वर्गीय मूल्यों को स्थापित की। ऐसे भी माना जाता है कि 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी जो है वो फ्रांस की विचारधारा और ब्रिटिश तकनीक का परिणाम। फ्रेंच 18th सेंचुरी was the result of French ideology and British technology। पूरा 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश तकनीक और फ्रांस की विचारधारा, जो उदारवाद, समानता, बंधुत्व, ठीक है, स्वतंत्रता, इन सब विचारों से लैस था, और इसका ही प्रभाव रहा पूरे 18वीं शताब्दी। सामाजिक परिणामों में आप समझ चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट सेक्टर पॉलिटिकल परिणाम बताते हैं आपको। ये राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक परिणाम में सबसे पहली बात कि औद्योगिक क्रांति से पहले फ्रांस की विचारधारा का काफी वैल्यू था। फ्रांस ने एक बात बताई थी, उदारवाद, ठीक है, फिर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब भी विचार हुए। ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ राजनीतिक तौर पे कि औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणामों ने
जैसे कि मैं अभी तुरंत डिस्कशन किया सामाजिक मुद्दे को, कई सामाजिक आर्थिक समस्याओं को पैदा किया और इन समस्याओं के समाधान के कारण शासन या राज्य का कार्य क्षेत्र जो है वह बढ़ गया। यानी पहले सरकार या राज्य जिन क्षेत्रों पर में हस्तक्षेप नहीं करता था वो अब करने लगा। क्या सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं? जो औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा की थी, जैसे अभी आपको मजदूर का डिस्कशन किए, दयनीय दशा, बालकों का दशा, या सामाजिक तौर पे जो दयनीय स्थिति थी, इससे क्या हुआ कि सरकार के काम में और अधिक वृद्धि हो गई। पहले सरकार हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन सरकार ने अब सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में बढ़कर कार्य किया, क्योंकि आप आगे चलकर देखेंगे कि इस समय काल में इंग्लैंड में 40 फैक्ट्री एक्ट लाए गए, 40 कारखाना अधिनियम लाए गए। क्यों? मजदूरों की दशा में सुधार के लिए, उनकी दयनीय स्थिति के निवारण के। ये पहला पॉइंट हुआ कि सरकार के कार्यों में और अधिक वृद्धि हो गई। दूसरा पॉइंट, अभी तक ब्रिटेन के शासन व्यवस्था पर लैंडलॉर्ड्स का प्रभाव था, भूमिपतियों का प्रभाव था। भले पुनर्जागरण प्रबोधन काल से मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं को स्थान मिला था या फ्रांसीसी विचारधारा से उदारवाद को स्थान मिला था, लेकिन इनका संबंध सैद्धांतिक ज्यादा था। उदारवाद का संदर्भ राजनीतिक ज्यादा था, जैसे जनता की प्रभुता, संविधानवाद, धार्मिक स्वतंत्रता, लोगों की एकता, इन्हीं सब बातों से था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात पहली बार मध्यम वर्ग को ये आकांक्षा हुआ कि सरकार व्यवस्था में या प्रशासन में भूमिपतियों को जो स्थान मिला है उसके बदले हमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि लैंडलॉर्ड्स का प्रभाव इस क्रांति के बाद, भूमिपतियों का प्रभाव सरकार व्यवस्था पर धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया, पतन हो गया, और ब्रिटेन में प्रजातंत्र का विकास, जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट है ब्रिटेन में, इसी कारण से हुआ। नहीं तो तब तक सामंतों का, नाइट्स का, भूमिपतियों का ब्रिटेन की शासन व्यवस्था पर अधिकार। अगला पॉइंट क्या कहेंगे हम, या क्या संदर्भ डिस्कशन करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में? यही वह काल है जब सारे देशों के द्वारा अपने नेशनल मार्केट को पैट्रोनेज दिया गया, अपने राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षित किया गया, और कोशिश ये की गई कि बाहर से सामान नहीं आए, इसलिए उन पर कर लगाया गया, टैक्सेशन किया गया, और अपने इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए अपने बाजार को संरक्षित किया गया। लेकिन इतना ज्यादा उत्पादन और इतना ज्यादा मोर एंड मोर प्रोडक्शन होने लगा, इससे भी उपाय अब नहीं हो पा रहा था, ये उपाय नाकाफी होने लगे। तो ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, इन देशों में, स्पेन, एक होड़ लगी विश्व के दूसरे अंडर डेवलप्ड और रिमोट एरियाज, यानी उन देशों पर जाकर कॉलोनीज स्टैब्लिशमेंट करने की, उपनिवेश स्थापित करने की, और वहां से रॉ मटेरियल लेके फिर अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी तैयार माल को वहां भेजा जाए और उनको एक बाजार के तौर पे, एक मार्केट के तौर पे बनाया। इसका आगे में, कालांतर में इसका परिणाम बहुत भीषण हुआ। क्या हुआ? ये देश तो औपनिवेशिक कब्जा कर लिए, कॉलोनीज स्टैब्लिशमेंट कर लिए, लेकिन जर्मनी और इटली इस दौड़ से पीछे रह गए, और दोनों ही राष्ट्रों का राष्ट्रीय स्तर पर विकास 1870 के बाद हुआ। 1870 के बाद इटली और जर्मनी उभर के आए, और जब उनकर उभर के आए, उनको भी औपनिवेशिक स्थापना की आकांक्षा जगी। बाकी राष्ट्रों से वो अपना कंपेयर करने लगे, और उनको भी आकांक्षा हुई कि हमें भी कॉलोनीज, हमें भी उपनिवेश स्थापित करना। इसने क्या किया कि 1870 के बाद धीरे धीरे वैश्विक, ग्लोबल इन्वायरमेंट माने वातावरण में एक टेंशन, एक क्लैश, आइडियोलॉजिकल क्लैश,
का आरंभ कर दिया और 1870 के बाद देखेंगे आप और फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले का जो पीरियड है, देखेंगे कि ग्लोबल वातावरण जो है, वैश्विक वातावरण जो है, वो तनावपूर्ण हो गया और तनाव धीरे-धीरे इतना बढ़ा ग्रेजुअली कि आप देखेंगे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसलिए पॉलिटिकल इफेक्ट में ये बात आपको जरूर लिखना है कि 1870 के बाद औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक वातावरण को एक ऐसे वैचारिक संघर्ष के रूप में तब्दील कर दिया कि यही घटनाएं आगे चलकर बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के लिए काम किए और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ। यहां तक आप पॉलिटिकल इफेक्ट भी समझ गए होंगे। अब आते हैं लास्ट विचारधारा है वैचारिक, आइडियोलॉजिकल। इसको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात कि फ्रांस ने जो विशिष्ट बात बताई थी उदारवाद, ये उदारवाद राजनीतिक संदर्भ में उसने कहा था। उदारवाद का तात्पर्य होता है संविधानवाद, जनता की प्रभुता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति के बाद का समय आया तो विचारकों ने इस उदारवाद को आर्थिक क्षेत्र में भी लाने का विचार दिया मतलब इसमें सबसे पहला जो पहल है वो फ्रांस के तुर्गों ने किया। फ्रांस के तुर्गों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र, उत्पादन का कार्य, ये हस्तक्षेप के सिद्धांत पे काम करना चाहिए। आप लेसेस फेयर का सिद्धांत सुने होंगे। तो एडम स्मिथ कोई मौलिक विचारक नहीं है जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा है, बल्कि फ्रांस का पहला व्यक्ति तुर्गो है जिसने कहा है कि औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र और आर्थिक प्रक्रियाएं किसी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको मुक्त छोड़ दिया जाए। इस प्रकार उदारवाद जनता की प्रभुता, संविधानवाद, स्वतंत्रता, समानता की बात करते हैं, उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र को भी सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। बाद में तुर्गों के विचारों को ही आधार बनाकर एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में अहस्तक्षेप सिद्धांत को प्रचारित और प्रसारित किया। एडम स्मिथ का कहना है कि मजदूरों की चाहे खराब दशा कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका कारण औद्योगिक क्रांति नहीं है। वो एक ऐसा तर्क देते हैं जो थोड़ा हास्यास्पद है। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। एडम स्मिथ ने कहा है कि मालिक और मजदूर जब काम करते हैं तो उसके पहले उनको एक समझौता होता है और दोनों जान समझ के ही काम में लगते हैं। तो मजदूरों की जो खराब दशा है, दयनीय दशा है, इसके विरुद्ध आवाज उठाना बेकार है, क्योंकि दोनों मालिक और मजदूर दोनों पहले मिलके इस काम को करने का समझौता किए हैं। इसलिए औद्योगिक क्रांति को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता है और सरकार को किसी तरह का हस्तक्षेप आर्थिक प्रक्रिया या उद्योगों पर या उत्पादन पर नहीं करना। एडम स्मिथ का ही समर्थन डेविड रिकार्डो ने कहा। डेविड रिकार्डो का कहना है कि किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अगर हम लेंगे तो वह अटल नियमों पर आधारित होती है। ठीक है, अटल मतलब इरिवर्सिबल, मतलब परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोई भी अर्थव्यवस्था अटल नियम होते हैं। उसी में डेविड रिकार्डो का कहना है कि मजदूरी का भी लॉ नियम होता है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस, और मजदूर को उतना ही श्रमिक दिया जाना चाहिए जितना उसके लिए गुजारे लायक है, इनका कहना। और उनका कहना था कि मजदूरों की खराब दशा का कारण औद्योगिक क्रांति नहीं है, क्योंकि बल्कि बढ़ी हुई जनसंख्या है। दूसरी बात, इसी विचारधारा को और समर्थन दिया जिनको प्राकृतिक सिद्धांतों का जनक भी अर्थव्यवस्था में माना जाता है, जैसे माल्थस।
माल्थस का कहना है जिस दर से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है उससे कहीं अधिक रेट से दर से जनसंख्या वृद्धि होती है। इसलिए यदि जनसंख्या को कम करना है तो मजदूरों की दरिद्रता को बनाए रखना होगा। ये सारी बातें तत्कालीन सरकार ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार कर ली और अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर ब्रिटिश सरकार कार्य करने लगी, यानी लेसेस फेयर के सिद्धांत पर काम कर। लेकिन ये मान्य सत्य है कि जब किसी गलत चीज को, गलत तथ्य को, विचारधारा को स्वीकार लिया जाता है तो कुछ समय काल के उपरांत उसका विरोध होना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि आगे चलकर इस विचारधारा का विरोध होने लगा वैचारिक स्तर पर, क्योंकि यूरोप के यानी कि ब्रिटेन के और फ्रांस के उदारवादी लोगों ने मजदूरों, श्रमिकों की दशा सुधारने का संकल्प लिया था और इसमें ब्रिटेन और फ्रांस के विचारकों ने पहल की। मैंने समाजवाद पढ़ाते समय आपको नाम भी बताया था, जिसमें आपको एक नाम दिया था मैंने, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन को आदर्शवादी समाजवाद का प्रणेता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत थे और उनका कहना था कि अपने फैक्ट्री में, मेरा कारखाना जो है, आदर्श सहकारी संस्थाएं, आइडियल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करके मैं प्रॉफिट भी कमाऊंगा और मजदूरों की दशा भी सुधारूंगा और मजदूर कहीं खुश रहेंगे मेरे कारखाने में। और ये ब्रिटेन के थे और रॉबर्ट ओवेन का इतना प्रभाव था कि प्रशा, हॉलैंड और रूस से भी इनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बुलाया गया। पिछले कक्षा में भी मैंने बताया था। और रॉबर्ट ओवेन का विचारधारा इतना लोकप्रिय हुआ कि ओवेनिज्म एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी के तौर पे यूरोप में फेमस हो गया। लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ रॉबर्ट ओवेन ही नहीं थे, रॉबर्ट ओवेन के बाद इनके विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले में और भी विचारक और विद्वान थे, जैसे विलियम थॉमसन, थॉमस हार्डस्कीन, जॉन ग्रे। इन्होंने भी कहा कि नहीं, मजदूरों की दशा में सुधार होनी जरूरी है और राज्य को हस्तक्षेप करना जरूरी है। उन्मुक्त आर्थिक प्रतियोगिता हमेशा कष्टकारी होती है और मजदूरों को कभी भी दयनीय स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि फ्रांस में भी कुछ ऐसे मानवतावादी समाजवादी प्रणेता हुए, जैसे मैंने बताया था सिस्मोंडी, लुई ब्ला, ठीक है ना, चार्ल्स फूरिये, सेंट साइमन, बताया था मैंने। इन्होंने पूरे जोर शोर से मुखालफत की कि औद्योगिक व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है, तभी अच्छा औद्योगिक विकास, जो मतलब कुशल औद्योगिक विकास हो सकता है। और सिस्मोंडी ने राज्य के हस्तक्षेप की वकालत। लेकिन इन सभी विचारकों में जो सबसे इंपॉर्टेंट विचारक था, जो पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था, वो था लुई ब्ला। लुई ब्ला ने मजदूरों को काम का अधिकार बताया, काम का अधिकार दिया। यानी लुई ब्ला का कहना था कि हर श्रमिक को काम का अधिकार होना चाहिए। काम यदि नहीं है तो वो काम देने का कौन जिम्मा लिया है, कौन जिम्मेवार होगा? सरकार व्यवस्था। यानी यदि काम नहीं है, मजदूरों को मिल रहा है, तो ये सरकार का दायित्व कि वो कारखाना स्थापित करेगा, फैक्ट्री स्थापित करेगा और ये सरकार का दायित्व है मजदूर को काम देना। और इसके लिए लुई ब्ला ने, मैंने पिछली कक्षा में बताया था, उसने मजदूरों को आगाह किया था कि कोई भी जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक सरकार ही ऐसा करेगी, दूसरे सरकार व्यवस्था से ऐसी उम्मीद मत करो। कोई प्रजातांत्रिक सरकार ही तुमको ये अधिकार देगी और तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था करेगी, फैक्ट्री स्थापित करेगी। लुई ब्ला जो है काफी मौलिक और परिवर्तनकारी समाजवादी विचारक थे। लेकिन वाकई अभी तक समाजवाद सिर्फ सिद्धांतों में था, भाषणों में था, विचारों में था।
लेकिन समाजवाद को व्यवहारिक धरातल पर यथार्थ रूप में स्थापित करने का श्रेय जिस व्यक्ति को है वो है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कहा था कि निजी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना है और इक्विटी, समाज में जो समानता है उसको स्थापित करना है और क्लास लेस और स्टेट लेस सोसाइटी की स्थापना करनी है, यानी वर्ग विहीन समाज और राज्य विहीन समाज की स्थापना करनी है। और इसको मार्क्स और एंगल्स ने इसको व्यवहारिक तौर पे संभव करने के लिए इसी समाजवाद की व्यवहारिक और वैज्ञानिक व्याख्या की और यही वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित हुआ। और इसी समाजवादी व्यवस्था के कारण श्रमिकों की हालात में स्थिति हुई। मार्क्स ने यह भी कहा था, धर्म को अफीम माना था। मार्क्स का कहना था कि धर्म क्या है, ओपियम है, अफीम है। जनता इसी के नशे में ऊँघते रहती है और अपने कष्ट, अपने दयनीय पैथेटिक कंडीशन के लिए भाग्य को दोषी मानती है। इसलिए ऐसी स्थिति को उखाड़ फेंकना है, यानी निजी पूंजी, इंडिविजुअल पूंजी को उखाड़ फेंकना है और समाज में सबको एक समान बराबरी देना है। यही समाजवाद है और इस समाज को मार्क्स और एंगल्स ने व्यवहारिक तौर पे उतार कर दिखाया। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।